हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस अकेडमी। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे जनवरी मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट 1। आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। जल्दी इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी मैं आपके लिए लेके आऊंगी विद इन 1 and 2 डेज। ठीक है, तो ये सभी कुछ कंप्लीट हो जाएगा आपका जल्दी से जल्दी। ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है, तो जनवरी मंथ के तीनों पार्ट आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। पार्ट 3 आने के बाद आप लोग कंप्लीट पीडीएफ परचेज कर पाएंगे नीचे दिए गए लिंक से, जिसमें आपको पार्ट 1 मिलेगा, पार्ट 2 मिलेगा, पार्ट 3 मिलेगा। जैसा क्लास में पढ़ाया गया है एज इट इज आपको पीडीएफ में भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। कुछ जो कंटेंट है शायद इस बार हिंदी में ना हो पाए, लेकिन मोस्टली मैंने कोशिश करी है कि सारा कंटेंट हिंदी में भी हो, इंग्लिश में भी हो, दोनों ही लैंग्वेज में हो। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारा जो नेक्स्ट है फरवरी मंथ, जो अभी जो कंटिन्यू है फरवरी मंथ, फेब का हम डिस्कस करेंगे पार्ट 1। तो जल्दी जल्दी से हम जनवरी के सारे पार्ट कवर कर लेते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम डेट कभी भी आ सकती है। एसबीआई क्लर्क का मेन एग्जाम है आप लोगों का, तो उसके एग्जाम आने से पहले आप लोगों का सभी कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले आप लोग को बता दूं, ये सभी सोशल मीडिया हैंडल है, आप लोग इनको ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करिए। ये इंस्टाग्राम का है @explore.himani, हिमानी_UK फ्रॉम टेलीग्राम, और व्हाट्सएप का नीचे आपको दिया गया है, और फेसबुक का भी। इन सभी सोशल मीडिया अकाउंट पे आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, how many years is the original or initial maturity of a secured money market instrument as defined by the RBI circular for non-convertible debentures NCD? ठीक है, फुल फॉर्म याद रख लेना। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इज द फुल फॉर्म ऑफ NCD। बोला गया है गैर परिवर्तनीय डिबेंचर्स के लिए आरबीआई परिपत्र द्वारा परिभाषित एक सुरक्षित मुद्रा बाजार उपकरण की मूल्य या प्रारंभिक परिपक्वता यानी कि मेच्योरिटी जो है वो कितने साल की है? तो वो है 1 साल की। 1 ईयर इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या बोला गया है? Reserve Bank of India has taken this step to make sure that individual investor losses are minimized of issuer default on short-term financial instruments. These directions shall come into force with effect from 1st April 2024. Individual investors limit. Individual investor investment in the short-term commercial papers and non-convertible debentures is now capped at 25% of the issue size. Previously, there were no specific limits for individual investors. Investment in such instruments applicable of the rule. Next point है applicable of the rule. The 25% limit applies to the total subscription by all individuals, including Hindu undivided families, in a primary issuance of CPs or NCD. क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है? हाउ मेनी ईयर्स? राइट आंसर इसका हो जाएगा 1 ईयर इज द ओरिजिनल और इनिशियल मेच्योरिटी किसकी? ऑफ सिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एज डिफाइंड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई सर्कुलर फॉर एनसीडीज यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। एनसीडी के लिए आरबीआई सर्कुलर्स द्वारा परिभाषित एक सुरक्षित मुद्रा बाजार, ठीक है, सिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की मूल या फिर प्रारंभिक यानी कि इनिशियल मेच्योरिटी कितने ईयर की है? वो है 1 ईयर की। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैंने आपको दिए हैं, आप देख सकते हैं, जैसे कि इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर्स बाय इशूअर, द आरबीआई अमेंडमेंट मास्टर इंस्ट्रूमेंट्स और सीपीज एनसीडीज, इशुएंस क्राइटेरिया, न्यू एंट्रेंस फॉर सीपी इशुएंस, सीपी अनसिक्योर्ड मनी मार्केट, ये सारे ही पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। इनको आप वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। क्या बोला गया है? What percentage of NNPA is currently required by banks in order to be eligible for dividend declaration? तो लाभांश घोषणा के लिए पात्र होने के लिए बैंकों को वर्तमान में NNPA का कितना प्रतिशत आवश्यक है? तो वो है 7%। ठीक है, कितना है? 7%। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? इसमें बोला गया है कि डिविडेंड डिक्लेरेशन क्राइटेरिया, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो बैंक्स विद एन एनएनपीए, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा एनएनपीए का? याद रख लेना, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट इज द फुल फॉर्म ऑफ NNPA। ठीक है, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, रेशियो एक्सीडिंग 6% एंड
capital adequacy ratio CAR below 11.5% are prohibited from declaring dividends. ठीक है, मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करेंगे तो मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हैज बीन केप्ट एट 15% फॉर ए स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट्स बैंक. It has been kept at 9% for local area banks and regional rural banks. Next point है dividend computation basis. So according to the RBI circular, banks must compute dividends on the basis of the dividend payout ratio. Dividend payout ratio is the ratio between the amount of the dividend payable in a year and the net profit for the financial year for which द डिविडेंड इज प्रपोज्ड. क्लियर. इसी तरह के सारे पॉइंट्स आपने पढ़े हैं. इंक्लूजन इज डिविडेंड पेएबल. ओनली डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर शैल बी इंक्लूडेड इन द प्रपोज्ड डिविडेंड पेएबल. अपर सेलिंग ऑन डिविडेंड पे आउट रेशियो, NNPA रिक्वायरमेंट फॉर डिविडेंड एलिजिबिलिटी, रिव्यू बेसिस एंड एप्लीकेबिलिटी. ये सारे ही पॉइंट्स आपने पढ़े हैं. वीडियो को पॉज करके या PDF डाउनलोड करके. चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? What percentage of Karur Vysya Bank is allowed to be acquired by ICICI Pru Mutual Fund with permission for RBI? तो RBI की अनुमति से ICICI Pru Mutual Fund द्वारा करूर वैश्य बैंक का कितना प्रतिशत अधिग्रहण करने की अनुमति है? तो वो है 9.95%. करूर वैश्य बैंक announces that the Reserve Bank of India has given approval to ICICI Prudential Asset Management Company Limited यानी कि ICICI AMC for acquiring an aggregate holding of up to 9.95% of the paid up share capital or voting rights of the Karur Vysya Bank Limited. बोला गया है इसमें कि करूर वैश्य बैंक ने ये घोषणा की है कि RBI ने ICICI Prudential Asset Management Company को भुगतान की गई शेयर पूंजी या वोटिंग अधिकार के 9.95% तक की कुल हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दे दी है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है द अप्रूवल इज रेफरेंस टू द एप्लीकेशन सबमिटेड बाय ICICI AMC टू द RBI. तो ये मंजूरी ICICI AMC द्वारा RBI को सौंपे गए आवेदन के संदर्भ में है और द अप्रूवल ग्रांटेड बाय RBI इज सब्जेक्ट टू कंप्लायंस विद रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. ठीक है. क्या बोला गया है इसमें? इसमें बोला गया है कि RBI द्वारा दी गई मंजूरी बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुपालन के अधीन है. It also adhere to RBI master directions and guidelines and acquisitions and holding of shares of voting rights in banking companies dated January 16, 2023. यानी कि 16 जनवरी 2023 को बैंकिंग कंपनियों में शेयर या वोटिंग अधिकारों के अधिग्रहण और होल्डिंग पर RBI के मास्टर डायरेक्शन और डायरेक्शंस का भी पालन करता है. तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको हिंदी में भी समझा दिए हैं, सेम पॉइंट आपको यहाँ पर हिंदी में दिए गए हैं. अगर आप पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप जरूर पढ़िए और पढ़ना भी चाहिए क्योंकि कंटेंट काफी डीप में आ रहा है. एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, ये जो जितना डीप कंटेंट होगा उतना अच्छा आंसर आप कर पाएंगे क्योंकि किसी भी तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं. बात करेंगे करूर वैश्य बैंक की. तो फाउंडेड इन 1916, करूर तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है. मिस्टर रमेश बाबू इज MD CEO और करूर वैश्य बैंक इज ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. How many methods does Karnataka Bank offer customers to pay their taxes directly? तो कर्नाटक बैंक अपने ग्राहकों को सीधे अपने करों का भुगतान करने के लिए कितने तरीके प्रदान करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2. कितने? 2 ways. ठीक है, पे करने के अपने टैक्सेस. तो कस्टमर्स ऑफ कर्नाटका बैंक कैन मेक डायरेक्ट टैक्स पेमेंट थ्रू 2 channels by visiting any branch of the bank और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, यूटिलाइजिंग द इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज. तो कर्नाटक बैंक के जो कस्टमर्स हैं वो 2 चैनल के माध्यम से अपना टैक्स पे कर सकते हैं. ठीक है, डायरेक्ट टैक्स पे कर सकते हैं. तो कैसे? तो वो बैंक जो है वो विजिटिंग किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर पे कर सकते हैं और दूसरा जो है वो इंटरनेट बैंकिंग सर्विस का यूज करके कर सकते हैं. इसमें दिया गया है 2 चैनल्स. कौन सा है? फर्स्ट है बाय विजिटिंग एनी ब्रांच ऑफ द बैंक. नेक्स्ट है यूटिलाइजिंग द इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज. क्लियर.
अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। कर्नाटक बैंक हैज एनहांस्ड इट्स सर्विस पोर्टफोलियो बाय इनेबलिंग यूजर्स टू पे वेरियस डायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडिंग इनकम टैक्सेस एंड एडवांस टैक्स, ठीक है, टैक्सेस, ऑनलाइन पेमेंट फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस। इन एडिशन टू डायरेक्ट टैक्सेस, कर्नाटका बैंक हैज already been facilitating online payment for goods and service taxes as well as custom duties। तो क्या बोला गया है इसमें? कर्नाटक बैंक ने यूजर्स को आयकर और अग्रिम कर सहित विभिन्न जो डायरेक्ट टैक्स का भुगतान करने में सक्षम बनाकर अपने सर्विस पोर्टफोलियो को बढ़ाया है। ठीक है, किसने बढ़ाया है? कर्नाटका बैंक ने। तो अब बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस की। इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए ऑनलाइन पेमेंट, तो प्रत्यक्ष करों में डायरेक्ट टैक्सेस के अलावा कर्नाटका बैंक पहले से ही मॉल और सेवा करों के साथ साथ सीमा शुल्क के लिए ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा दे रहा है। ठीक है, कौन सा बैंक? कर्नाटका बैंक। ये सभी कुछ उसमें बताया गया है। रेगुलेटरी ऑथराइजेशन, रेगुलेटरी ऑथराइजेशन में The Reserve Banks of India authorized Karnataka Bank to offer this service following a recommendation from the Ministry of Finance, Controller Journal of Accounts। क्या बोला गया है इसमें? वित्त मंत्रालय के कंट्रोलर जर्नल ऑफ अकाउंट्स के सिफारिश के बाद आरबीआई ने कर्नाटक बैंक को इस सर्विस की पेशकश करने के लिए अधिकृत किया है। नेक्स्ट है बोथ द सीबीडीटी एंड द CBIC। CBDT का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड द CBIC है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। ठीक है, have given their approval for Karnataka Bank to collect both direct and indirect taxes। तो बोला गया है कि केंद्रीय सीबीडीटी और सीबीआईसी की बात करेंगे, दोनों ने कर्नाटक बैंक को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों ही कलेक्ट करने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। ठीक है, सीबीडीटी एंड सीबीआईसी डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों ही कलेक्ट करने के लिए अपनी इसमें मंजूरी, अपनी परमिशन दे दी है। ये सारे ही पॉइंट जो अभी हिंदी में समझाए हैं वो सारे पॉइंट आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, आप इनको पढ़ सकते हैं। बात करेंगे कर्नाटका बैंक की। कर्नाटका बैंक का फाउंडेड इन 18 Feb 1924, मैंगलोर हेडक्वार्टर, एमडी/सीईओ है श्री कृष्ण हरिहरा शर्मा। टैगलाइन योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। कर्नाटका बैंक इज अ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? विच बैंक लॉन्चेस ऑनलाइन सेविंग अकाउंट पोर्टेबिलिटी प्रोग्राम। किस बैंक ने ऑनलाइन बचत खाता पोर्टेबिलिटी कार्यक्रम शुरू किया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक ने ऑनलाइन बचत खाता पोर्टेबिलिटी कार्यक्रम शुरू किया है। इंडियन ओवरसीज बैंक लॉन्चेस ऑनलाइन सेविंग अकाउंट पोर्टेबिलिटी प्रोग्राम। बात कर लेते हैं इस पे। तो पब्लिक सेक्टर बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड सेविंग अकाउंट पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन। ये देखिए, सेविंग अकाउंट पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन स्कीम दैट इज एम्ड एट ऑफरिंग एन इजियर सेविंग अकाउंट पोर्टेबिलिटी process for customers who move to different location, for individual who have to shift from one location to another due to career shift, educational pursuit of various life transition. The new scheme will help avoid the cumbersome process of relocating banks account। क्या बोला गया है इसमें कि पब्लिक सेक्टर्स के बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक ने सेविंग अकाउंट पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन, ठीक है, तो बचत खाता पोर्टेबिलिटी ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, ये योजना शुरू की है। किस बैंक ने? इंडियन ओवरसीज बैंक ने की है। इसका एम है विभिन्न स्थानों पर जाने वाले कस्टमर्स के लिए एक आसान बचत खाता यानी कि इजी सेविंग अकाउंट पोर्टेबिलिटी प्रक्रिया की पेशकश करना। किसने किया है? ये इंडियन ओवरसीज बैंक ने। और ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्हें करियर में अपने जो ट्रांसफर होते हैं उसमें उसके लिए या शैक्षिक जो भी अगर अदर्स जो भी एजुकेशनल परस्यूट हैं और वेरियस लाइफ ट्रांजेक्शन जैसे कि न्यू स्कीम्स विल हेल्प अवॉइड टू कमर्सम प्रोसेस ऑफ रिलोकेटिंग बैंक अकाउंट्स। ठीक है, जो नई योजना से बैंक खातों में स्थानांतरित ट्रांसफर करने के लिए बोझिल प्रक्रिया से बचने में भी ये काफी हेल्प करेगा। With the new online scheme, customers don't have to fill out those endless forms and wait for days and weeks for the account transfer materialize। बोला क्या गया है? नई ऑनलाइन स्कीम के साथ कस्टमर्स को उन फॉर्म को भरने की जरूरत नहीं है, जो भी एंडलेस फॉर्म को वेट फॉर डेज और काफी वेट करने का, हफ्तों तक दिनों तक भी कुछ भी ऐसी जरूरत नहीं है।
The initiating account transfer customers need to log into the IOB website and access the transfer of saving account section. तो easy है ना कि जब आपका ट्रांसफर है वो आपको डायरेक्टली साइट पे जाके लॉगिन करना होगा और अपना जो बचत खाता है या सेविंग अकाउंट है उसका ट्रांसफर आप तक पहुंचना होगा। ठीक है, ये सारे ही पॉइंट्स आपको दिए गए हैं हिंदी में। बात करेंगे इंडियन ओवरसीज बैंक की। तो फाउंडेड इन 10th of Feb 1937, चेन्नई तमिलनाडु हेडक्वार्टर। एमडी एंड सीईओ है अजय कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? Which hui of ATM saw the biggest increase in 22-23 in terms of the overall number of automated teller machine ATM both on site and off? तो 2022-23 में ऑन साइट और ऑफ साइट स्वचालित टेलर मशीनों की कुल संख्या के संदर्भ में एटीएम के किस रंग में सबसे बड़ी वृद्धि देखी गई है? तो वो है व्हाइट। कैसे देखते हैं? तो ड्यूरिंग 22-23, ठीक है, 2022-23 की बात करेंगे। द टोटल नंबर ऑफ एटीएम ऑन साइट एंड ऑफ साइट grew by 3.5%, primarily driven by an increase in the number of white label। ठीक है, कितना? 3.5%। ठीक है, among the ATMs operated by SCB at the end March 2023, the share of PSBs and PBBs was 63% and 35% respectively. According to the Reserve Bank of India Trends and Progress in Banking report, PSBs continue to dominate the ATM landscape with a notable increase from 75,653 in 2022 to 78,777 in 2023 for on-site ATMs. The total number of PSB ATMs combining on-site and off-site stands at कितना अमाउंट है ये? 1,38,423, highlighting their crucial role in providing widespread banking access। ठीक है, इसी तरह के अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है वो यही था कि 2022-23 में ऑन साइट और ऑफ साइट जो है एटीएम की कुल संख्या के संदर्भ में रेफरेंस में एटीएम के किस रंग में सबसे बड़ी वृद्धि देखी गई है? तो वो है व्हाइट में। ठीक है, व्हाइट कलर एटीएम। ये कंटेंट आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके। नेक्स्ट पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? अंडर विच फेमा, पहले तो फेमा का फुल फॉर्म अपने याद करना है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा is the proposed category of forex correspondents intended to simplify and streamline the licensing system for authorized persons APs। ठीक है, तो किस वर्ष के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत विदेशी मुद्रा संवाददाताओं की प्रस्तावित श्रेणी का उद्देश्य अधिकृत व्यक्तियों के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली को सरल और सुव्यवस्थित करना है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1999 is the right answer of this question। क्या बोला गया है? In a move aimed at enhancing the ease of doing businesses and adapting to the evolving economic landscape, the RBI has proposed the introduction of a new category of money changers. The new category, known as forex correspondents, would operate through an agency model conducting money changing business on behalf of category first and category third authorized dealers। बोला गया है कि व्यापार करने में आसानी बढ़ाने के लिए जितने भी उभरते हुए आर्थिक जो भी उभरते हुए आपको इकोनॉमिक लैंडस्केप मिलेंगे उनके परिदृश्य के रूप में ढालने के उद्देश्य से आरबीआई ने मनी चेंजर्स की एक नई कैटेगरी शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। ये नई कैटेगरी जैसे कि विदेशी मुद्रा संवाददाता, यानी कि इसको क्या बोलेंगे? एफएक्सीज, नोन एज ए फॉरेक्स कॉरेस्पॉन्डेंट, ठीक है, के रूप में जाना जाता है। एक एजेंसी मॉडल के माध्यम से संचालित होगी जो कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 अधिकृत डीलर की ओर से धन परिवर्तन व्यवसाय का भी संचालन करेगी। क्लियर? इसी तरह से एक कंटेंट दिया गया है, द प्रपोज कैटेगरी ऑफ फॉरेक्स कॉरेस्पॉन्डेंस सीक्स और स्ट्रीमलाइन एंड सिंप्लीफाइंग द लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क फॉर ऑथराइज्ड पर्सन अंडर द
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 यानी कि फेमा एक्ट 1999. द करंट फ्रेमवर्क लास्ट रिव्यूड इन मार्च 2006 is undergoing changes to align with the progressive liberalization under the FEMA, the increased integration of the Indian economy globally and the digitization of payment system. The new category forest correspondence will operate under a principal agency model. ठीक है, ये कंटेंट आपको यहाँ पर हिंदी में दिया गया है इन सारे पॉइंट्स के साथ. आप इसको अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं, जैसे भी आपको सुटेबल है. वीडियो को पॉज करके पढ़िए, चाहे पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर. एग्जाम्स में क्वेश्चन जब डीप में आता है तो किसी भी तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, कितना भी डीप में पूछा जा सकता है. कंटेंट से पूछा गया है, पूछा जाएगा आने वाले बैंक एग्जाम्स में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. The RBI has raised the limit on bulk deposit for large urban cooperative bank to rupees 1 crore and above, a 6.66 fold increase. How many lakhs was the previous limit? तो आरबीआई ने बड़े शहरी सहकारी बैंकों के लिए थोक जमा की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ और उससे अधिक कर दी है, जो 6.66 गुना अधिक है. पिछली सीमा कितने लाख थी ये पूछा गया है, तो ₹15 लाख एंड अबव इज द राइट आंसर. ठीक है, द आरबीआई हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द बल्क डिपॉजिट लिमिट to large urban cooperative banks. The earlier limit was rupees 50 lakh and above. The new bulk deposit limit is rupees 1 crore and above. ठीक है, तो applicability to tier 3 and tier 4 UCBs, the new bulk deposit limit of rupees 1 crore and above is applicable to UCBs in tier 3 with deposit more than 1000 crore and up to 10,000 crore category. ठीक है, आरबीआई ने बड़े यूसीबीज के लिए थोक जमा सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है. पहले की सीमा 15 लाख और उससे अधिक थी. नई थोक जमा सीमा 1 करोड़ और उससे अधिक है टियर 3 टियर 4 यूसीबी पर. ठीक है, 1 करोड़ उससे अधिक की नई थोक जमा सीमा टियर 3 करोड़ से अधिक कितने 1000 करोड़ से अधिक और 10,000 करोड़ तक की जमा राशि वाले कैटेगरी के यूसीबीज पर लागू होगी. तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आरबीआई ने बड़ी शहरी सहकारी बैंकों के लिए थोक जमा की सीमा बढ़ाकर 1 करोड़ और उससे अधिक कर दी है, जो 6.66 गुना अधिक है. पिछली सीमा आपसे पूछी गई है कितने लाख थी, तो जो पिछली लिमिट थी वो 15 लाख थी और उससे ज्यादा थी. ठीक है, सेम आपको जो कंटेंट मैंने दिया है सारे पॉइंट्स के साथ, ये इंग्लिश में है और जस्ट इसके नेक्स्ट पेज में आपको ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे हिंदी में पढ़ने के लिए. तो जैसे सुटेबल है आप लोग वैसे पढ़ लीजिएगा कंटेंट को. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which bank provides Muthoot Fincorp with 200 crore rupees in private placement of non-convertible debentures? यानी कि कौन सा बैंक मुथूट फिनकॉर्प को गैर परिवर्तनीय डिबेंचर के निजी प्लेसमेंट में 200 करोड़ रुपए प्रदान करता है? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई इज द राइट आंसर. मुथूट फिनकॉर्प, the flagship company of Muthoot Papachan Group, Muthoot Blue, has announced rupees 200 crore investment by SBI in the NCDs under private placement with a face value of rupees 1 lakh for each NCDs. यानी कि मुथूट पपाचन समूह की प्रमुख कंपनी मुथूट फिनकॉर्प ने एसबीआई द्वारा निजी प्लेसमेंट के तहत 1 लाख रुपए के अंकित मूल्य वाले एनसीडीज में 200 करोड़ के निवेश की घोषणा की है. द मैच्योरिटी टेन्योर option of this issue is 5 years with half yearly being the frequency of the interest payment. The secured issued NCDs is rated as AA stable by CRISIL and listed on the debt market segment of BSE. CEO of Muthoot Fincorp कौन है अभी? साजी वर्गीस. ठीक है, क्या नाम है इनका? साजी वर्गीस is the CEO of Muthoot Fincorp. Non-convertible debentures are long-term debt instruments issued by companies that carry a fixed interest rate for the investment tenure. This issuer redeems these at maturity and is not eligible for conversion into equity shares at maturity. ठीक है, typically NCDs are less risky than equity investments since they provide a fixed rate of return.
क्या बोला गया है इसमें क्या बोला गया है, मुथूट फाइनेंस के बारे में बात की जा रही है। तो इस इशू की जो मैच्योरिटी है वो 5 साल है, जिसमें ब्याज भुगतान की जो आवृत्ति है वो हाफ ईयरली है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि एनसीडीज आर लेस risky than equity investment since they provide a fixed rate of return। तो जारीकर्ता आमतौर पर एनसीडी इक्विटी निवेश की तुलना में कम जोखिम भरे होते हैं, क्योंकि वो रिटर्न की एक निश्चित दर जो है वो प्रदान करते हैं। एनसीडीज बेनिफिट इन्वेस्टर विद इंक्रीज रिटर्न, लो रिस्क, लिक्विडिटी एंड टैक्स बेनिफिट। तो एनसीडी इन्वेस्टर को बढ़े हुए रिटर्न, कम जोखिम, तरलता और कर लाभ से भी लाभान्वित करते हैं। Some non-convertible debentures in India also offer additional benefits such as a higher interest rate for senior citizens or those who apply during the initial subscription period। तो भारत में कुछ गैर परिवर्तनीय डिबेंचर्स अतिरिक्त लाभ भी प्रदान करते हैं, जैसे वरिष्ठ नागरिकों या प्रारंभिक सदस्यता अवधि के दौरान आवेदन करने वालों के लिए उच्च ब्याज दर। ठीक है, ये सारा कंटेंट आपने हिंदी में भी पढ़ना है, जिसको हिंदी में सुटेबल है, दोनों ही लैंग्वेज में है, क्योंकि कुछ वर्ड्स किसी को हिंदी में क्लियर होते हैं, किसी को इंग्लिश में क्लियर होते हैं, कुछ वर्ड टफ हो जाते हैं हिंदी में, तो आप उसको इजीली इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, विच मेथड रिप्लेसेस द 16 डिजिट नंबर ऑन ए क्रेडिट और डेबिट कार्ड विद अ स्पेशल कोड दैट इज ओनली वैलिड एट वन पर्टिकुलर मर्चेंट्स एंड यूनिक टू योर कार्ड। तो कौन सी विधि, ठीक है, आंसर आपको दिया गया है लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं। कौन सी विधि क्रेडिट या डेबिट कार्ड पर 16 अंकों की संख्या को विशेष कोड से बदल देती है, जो केवल एक विशेष व्यापारी के लिए मान्य है और आपके कार्ड के लिए अद्वितीय है? तो वो है टोकनाइजेशन। ठीक है, टोकनाइजेशन रेफर्स टू द रिप्लेसमेंट ऑफ एक्चुअल credit and debit card details with an alternate code called the token. It is a combination of card, token, requester and device. The card details when stored with a merchant is known as card on file, यानी कि COF। ठीक है, तो बोला गया है कि जो टोकनाइजेशन है ये रेफर कर रहा है कि जो वास्तविक क्रेडिट और डेबिट कार्ड विवरण को टोकन नामक वैकल्पिक कोड से बदलना। ये कार्ड टोकन से अनुरोध करता है, डिवाइस का एक संयोजन है। सिंपल सिंपल वर्ड्स में हिंदी इंग्लिश ही इजी होती है। ठीक है, ये इंग्लिश इजी पढ़ रही है यहाँ पे बोलने में, तो इंग्लिश ही इजी है, ये देख लेते हैं। This token is a randomly generated strings of a character that has no intrinsic value and is a meaningless outside of the context of a specific transaction. The token is used as a surrogate for the actual card details, making it more secure to store and transmit. Generation of COFT token for a card can be enabled through mobile banking and internet banking channels. The token can be generated only an explicit customer consent and with AFA, यानी कि additional factor authentication validation. The cardholder may be tokenize the card at any time of their convenience, either on receipt of a new card or at a later stage. The cardholder can select the merchants with whom he/she wishes to maintain tokens. The card tokens so issued may be either by the card network or the issuer of both. ये आपको कंटेंट मिल जाएगा यहाँ पर हिंदी में। हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिएगा, कुछ वर्ड हिंदी में टफ होते हैं, इंग्लिश में इजी, कुछ इंग्लिश में, जैसे सुटेबल है जिसको उस लैंग्वेज में इसको पढ़ के समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, The Small Empowering Big Dreams initiative is launched by Small Finance Bank. How many SFBs ideology is reflected in it? तो छोटे वित्त बैंकों के द्वारा छोटे बैंक बड़े सपनों को सशक्त बनाना पहल शुरू की गई है। इसमें कितने SFB की विचारधारा प्रतिबिंबित होती है? तो 12 is the right answer of this question. ठीक है, SFBs are mandated to lend at least 75% of their total advances to priority sector such as agriculture, micro, small and medium enterprises, education, housing and others. ठीक है, further at least 50% of their loan portfolio should comprises loan and advances of up to 25 lakh rupees. ठीक है,
And SFBs commenced operation in 2016-17. In 2021, Shivalik Mercantile Cooperative Bank transitions to become an SFBs. In 2021, Unity SFB was given a license on the condition that it take over the fraud hit Punjab and Maharashtra Cooperative Bank. The tagline, "Small banks empowering big dreams," reflects the philosophy of 12 SFBs. However, many SFBs have low CASA deposit and a greater reliance on bulk term deposit, often acquired at higher rates, especially from cooperative banks. क्या बोला गया है कि एसएफबी को अपने कुल अग्रिमों का कम से कम 75% जो है वो 75% वो एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन, आवास और अन्य जैसे प्राथमिक वाले सेक्टर्स को उधार देने के लिए अनिवार्य है। इसके अलावा उन्हें लोन पोर्टफोलियो के कम से कम 50% में 25 लाख तक के लोन और अग्रिम शामिल होने चाहिए। और 10 एसएफबी ने 2016-17 में परिचालन शुरू किया था, जो 2021 में शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक एसएफबी बनने के लिए परिवर्तित हो गया। 2021 में यूनिटी एसएफबी ने इस शर्त पर लाइसेंस दिया था कि वो धोखाधड़ी से प्रभावित पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी बैंकों का अधिग्रहण करेगा। टैगलाइन क्या है इसका? छोटे बैंक बड़े सपनों को सशक्त बनाना सभी 12 एसएफबीज के दर्शन को दर्शाती है। ठीक है, स्मॉल बैंक्स एम्पावरिंग बिग ड्रीम्स। ठीक है, प्रत्येक एसएफबी की अपनी टैगलाइन होती है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए बात करेंगे तो हाउएवर मैनी एसएफबीज लो कासा डिपॉजिटर ग्रेट रिलायंस बग डिपॉजिटर हायर रेट्स स्पेशली। तो क्या बोला गया है इसमें? Each SFB has its own tagline. For example, Equitas SFB has Beyond Banking as its tagline. ESAF SFB Joy of Banking. Jan SFB लिखो अपनी कहानी, Write Your Destiny. And Suryoday SFB A Bank of Smiles. ये सारी ही अपनी अपनी एक स्टोरी होती है, अपनी अपनी एक टैगलाइन होती है। स्टोरी नहीं, यहाँ पे टैगलाइन की बात हो रही है। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि मार्च 2023 के अंत तक, यानी कि as of March and 2023, high cost term deposit constituted about 68% of SFB's total deposit of कितना करोड़ है ये? 1,91,372 करोड़। ठीक है, सेम पॉइंट आप लोगों को दिए गए हैं यहाँ पर हिंदी में, आप इनको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा लाइन बाय लाइन, जैसे सुटेबल है आप लोग, आप जरूर पढ़िएगा, कंटेंट मिस नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, क्वेश्चन आ सकते हैं और आए हैं जो एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम्स में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। RBI managed DEA fund will require banks to publish information about unclaimed deposit on a regular basis on their website and in branch location. What does the E stand for? DEA राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, पूछा गया है कि RBI द्वारा प्रतिबंधित DEA फंड के लिए बैंकों को अपनी वेबसाइटों और शाखा स्थानों पर नियमित आधार पर लावारिस जमा के बारे में जानकारी प्रकाशित करने की आवश्यकता होगी। DEA में ई का क्या मतलब है? तो ये है एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन इज द राइट। फर्स्ट बात करेंगे, इसमें पॉइंट बात करी गई है। तो फर्स्ट है पेनल्टी वेवर फॉर इन operative accounts. Next है comprehensive framework guidelines. Next है applicability and effective date. However, they will not be applicable for zero balance accounts opened for credit of scholarship amount or direct benefit transfer under central and state government schemes. ठीक है, next point की बात करेंगे public disclosure of unclaimed deposits. Next है long term unclaimed balance transfer. Next है regulatory authority. ये सारे ही पॉइंट्स दिए गए हैं। बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, स्टैब्लिश 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, गवर्नर शक्तिकांत दास, डेप्यूटी गवर्नर स्वामीनाथन जानकी रमन, एमडी पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर। 4 डेप्यूटी गवर्नर है, फर्स्ट गवर्नर 1 गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट RBI gave ICICI AMC permission to purchase a 9.95% interest in Equitas Small Finance Bank and which bank? तो RBI ने ICICI AMC को Equitas Small Finance Bank और किस बैंक में 9.95% ब्याज खरीदने की अनुमति दी है? तो RBL Bank is the right answer. Federal Bank stated that the RBI has accorded approval to ICICI Prudential Asset Management Company Limited for acquiring up to 9.95% stake in the bank. ठीक है, तो फेडरल बैंक ने कहा है कि RBI ने ICICI Prudential
एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को बैंक में 9.9% तक हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है। सेम पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और भी पॉइंट आप देख सकते हैं हिंदी में। फेडरल बैंक हेडक्वार्टर एलोवा कोची केरला, एमडी सीओ श्याम श्रीनिवासन। अबाउट द आरबीएल बैंक, फाउंडेड अगस्त 1943, मुंबई महाराष्ट्र, हेडक्वार्टर आर सुब्रमण्य कुमार, एमडी सीओ। अबाउट इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, फाउंडेड 2007, हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु, एमडी सीओ है वासुदेवन पीएन। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमसे, विच बैंक इज डेजिग्नेटेड एज अ डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, यानी कि डीसी बाय द आरबीआई अलोंग विद एसबीआई एंड एचडीएफसी बैंक। तो आरबीआई के द्वारा एसबीआई और एचडीएफसी बैंक के साथ किस बैंक को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक यानी कि डीएसआईबी के रूप में नामित किया गया है? तो आईसीआईसी बैंक इज द राइट आंसर। The central bank has prescribed higher additional common equity tier 1 requirement for SBI, bucket 3 to bucket 4 and HDFC Bank at 0.80% and 0.40% respectively as a percentage of their risk weighted asset. For ICICI Bank, the additional CET1 requirement continues at 0.20%. ठीक है, SBI, HDFC Bank and ICICI Bank continue to be identified as D-SIBs. ये इसी के रिगार्डिंग कंटेंट आपको दिया गया है। ये आपने वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ना है और देखना है, समझना है, जरूर पढ़ना है लाइन बाय लाइन। चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन जनवरी 2 2024, the Department of Expenditure accepted a request to enhance the FAME second outlay from rupees 10,000 crore to how much crore? तो 2 जनवरी 2024 को व्यय विभाग ने फेम थर्ड परिव्यय को 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ करने का अनुरोध स्वीकार कर लिया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11,500 करोड़ रुपए इज द राइट आंसर। The Union Finance Ministry has approved an additional rupees 1,500 crore for the second phase of the faster adoption and manufacturing of electric vehicles in India FAME third program. ठीक है, sorry, FAME second program. The decision is allocate additional funds was made to address concern that the existing budget might be exhausted before the scheme concludes in March 2024 given the robust sale of electric vehicles. ठीक है, ये सारे ही पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। इसके अलावा अदर पॉइंट्स भी आपको दिए गए हैं। प्रपोजल अप्रूवल, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, एनहेंस्ड व्हीकल सपोर्ट ऑब्जेक्टिव, रिवाइज टारगेट्स, ये सारे पॉइंट्स, ईवी पेंट्रेशन एंड सेल, एंटिसिपेटेड सेल ग्रोथ, ये सारे पॉइंट्स आपने देखने हैं वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके। हम बात करेंगे फाइनेंस मिनिस्ट्री की। सभी को पता है प्रेजेंट में हमारी कैबिनेट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं भागवत कराड़ एंड पंकज चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? हाउ मेनी डेज डू बैंक्स एंड एनबीएफसी हैव टू रिजॉल्व कस्टमर कंप्लेंट्स अकॉर्डिंग टू आरबीआई इंस्ट्रक्शंस? तो आरबीआई के निर्देशों के अनुसार बैंकों और एनबीएफसी को ग्राहकों की शिकायतों का समाधान कितने दिनों में करना होगा? 30 days इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आरबीआई अनाउंस दैट कस्टमर शुड बी informed of the financial decision made by regulated entities and their internal ombudsman within 30 days of the complaint being received. ठीक है, aim to improve consumer grievances resolution within the regulated entities and raise customer services standard. Next है entities covered, appointment of IOs and DIOs and complaints management system. IOs one or more and deputy internal ombudsman DIOs. ठीक है, escalation process, data and documentation sharing and applicability to financial entities. ये सारे ही कंटेंट आपने पढ़ना है। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है हमसे? How many years did the top 100 borrowers proportion of SCB loan rise until March 2023 and then did it start to moderate? यानी कि इसमें पूछा गया है कि कितने ईयर्स में, ये दोनों ही चीजें जो हो गई हैं इंग्लिश में हो गई हैं, तो हाउ मेनी ईयर्स डिड द टॉप 100 बोरोवर्स, कितने ईयर्स में टॉप 100 बोरोवर्स प्रोपोर्शन ऑफ एससीबी लोन्स राइज अंटिल कब तक? मार्च 2023 तक। एंड देन डिड इट स्टार्ट टू मॉडरेट? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 2 years इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि
इसमें बोला गया है अकॉर्डिंग टू द आरबीआई लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट नन ऑफ द टॉप 100 borrowers accounts were in the NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट कैटेगरी फॉर शेड्यूल कमर्शियल बैंक एज एट एंड सितंबर 2023 यानी कि आरबीआई की जो नवीनतम फाइनेंशियल रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2023 के अंत तक शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के लिए शीर्ष 100 उधारकर्ताओं खातों में से कोई भी एनपीए श्रेणी में नहीं था। ठीक है, एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स द शेयर ऑफ टॉप 100 borrowers which was rising for 2 years until March 2023 in SCB's loans witnessed a moderation। क्या इसका मतलब कि एससीबी के लोन्स में टॉप 100 उधारकर्ताओं की हिस्सेदारी जो मार्च 2023 तक 2 वर्षों से बढ़ रही थी उसमें भी कमी देखी गई है। यही सब इसमें बताया गया है नॉर्मल लैंग्वेज में। अगर आपको हिंदी में देखना है तो आप नेक्स्ट पेज में जाके देख सकते हैं। एज पर द लेटेस्ट आरबीआई डेटा देयर शेयर हैज डिक्लाइन टू 15.9% इन एससीबी लोन्स एज एट सितंबर एंड 2023 फ्रॉम 17.2% एज एट मार्च एंड 2023। ठीक है, सेम कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा हिंदी में वही सारे पॉइंट्स के साथ। इसको वीडियो को पॉज करके पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। कंटेंट पढ़ना जरूरी है लाइन बाय लाइन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किसेट्स सेशन फाइनेंस एट द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हैव पार्टनर टू प्रोवाइड एमएसएमई लोन्स व्हेन वाज इंडियाज सेंट्रल बैंक फाउंडेड। तो पूछा गया है कि किसेट्स सेशन फाइनेंस और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एमएसएमई लोन प्रदान करने के लिए साझेदारी की है। ठीक है, पूछा गया है कि सेंट्रल बैंक की स्थापना कब हुई थी। ये हमने जब भी सेंट्रल बैंक का क्वेश्चन आया है काफी बार डिस्कस किया है। तो सेंट्रल बैंक की स्थापना हुई थी 1911। ठीक है, सेंट्रल बैंक हैज एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक को लैंडिंग पार्टनरशिप विद किसेत्सु सेशन फाइनेंस इंडिया टू फैसिलिटेट एमएसएमई लोन्स। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने एमएसएमई ऋण की सुविधा के लिए किसेत्सु सेशन फाइनेंस भारत के साथ एक रणनीतिक सह उधार साझेदारी में एंट्री की है। एक्सपेंशन ऑफ पोर्टफोलियो बोथ एंटिटीज पार्टिसिपेटिंग इन द co-lending arrangement anticipate a significant expansion of their loan portfolio. This collaboration suggests a mutual interest in leveraging each other's strengths for increased market presence। ठीक है, ये सारे ही पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट है रेगुलेटरी फिलिंग, को लैंडिंग कॉन्सेप्ट, रिस्क शेयरिंग रेशियो। तो यार वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़िए। बात कर लेंगे हम यहाँ पे अबाउट द किसेत्सु सेशन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। द किसेत्सु सेशन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड एज एंड आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटका में, स्पेशलाइज इन फाइनेंसिंग इंडिविजुअल एमएसएमई एंड कॉर्पोरेट अक्रॉस इंडिया विद AUM एक्सीडिंग रुपीज 8,200 करोड़ एज ऑफ सितंबर 30, 2023। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जब भी क्वेश्चन आता है डिस्कस किया है हमने। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेड इन 21 दिसंबर 1911, हेडक्वार्टर मुंबई और एमडीसीओ है स्कीमाटम वेंकटा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच rupee does the RBI set as the redemption price per unit for sovereign gold bonds? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 6,331। तो आरबीआई ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए प्रति यूनिट मौजूद मूल्य कितने रुपए निर्धारित किया है, 6,331 रुपये। ठीक है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की बात करेंगे, ये होता क्या है। तो एसजीबी आर ए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिनोमिनेटेड इन ग्राम ऑफ गोल्ड। ठीक है, दे आर सब्स्टिट्यूट्स फॉर होल्डिंग फिजिकल गोल्ड। इन्वेस्टर हैव टू पे द इशू प्राइस इन cash and the bonds will be redeemed in cash on maturity. The bond is issued by the RBI on behalf of Government of India। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डेफिनेशन बताई है पॉइंट्स किसकी, एसजीबी की। एसजीबी होता क्या है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आरबीआई हैज फिक्स्ड द प्राइस ऑफ रुपीज 6,331 रुपीज पर यूनिट फॉर प्री मेच्योर रिडेम्पशंस ऑफ 2 ट्रांचेस ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इश्यूड इन जनवरी 2018 एंड जनवरी 2019। तो आरबीआई ने जनवरी 2018 और 19 में जारी किए गए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की 2 किस्तों के समय पूर्व मोचन के लिए 6,331 प्रति यूनिट की कीमत तय की है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है
The beta version of the secondary market UPI for the equities cash segment will begin. Customer of which bank and HDFC Bank would be the first to get access to this facility? तो इक्विटी नकदी खंड के लिए द्वितीयक बाजार के लिए यूपीआई का बीटा वर्जन शुरू हो जाएगा। किस बैंक और एचडीएफसी बैंक के ग्राहक को सबसे पहले इस सुविधा का लाभ मिलेगा? एचडीएफसी को मिलेगा, ये आपको बताया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके अलावा किस बैंक के जो कस्टमर्स है उनको मिलेगा? तो इसके अलावा आईसीआईसी बैंक के, ठीक है, आईसीआईसी इस बैंक इज द राइट आंसर। एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसी बैंक के कस्टमर्स को इस फैसिलिटी का सबसे पहले लाभ मिलेगा। एनपीसीआई इज सेट टू किक ऑफ एन application supported by blocked amount like facility in the secondary market from January 1st, 2024. It will be supported by the key stakeholders including Clear Corporation, stock exchange depositors, stockbrokers, banks and UPI app providers. This beta launch is facilitated by Grow as the brokerage app alongside Bheem Grow and YesPay Next as UPI apps. ठीक है, initially HDFC and ICICI Bank customers will be able to avail this facility. Further, HDFC Bank, HSBC, ICICI Bank and Yes Bank are sponsor banks for the clearing corporation and exchanges. Other stakeholders including stockbrokers such as Zerodha, banks like Axis Bank and Yes Bank and UPI apps like Paytm, PhonePe are the certification stage and set to participate in the beta launch soon. Same content आपको यहाँ पर मिल जाएगा हिंदी में पॉइंट्स के साथ, आप देख सकते हैं। जरूर पढ़ना है कंटेंट को, कैसे भी पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए, पीडीएफ परचेस करिए, लेकिन कंटेंट को डिटेल्स में पढ़ना है। क्वेश्चन काफी डीप में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं प्रीवियस बैंक एग्जाम्स में। बात कर लेते हैं एनपीसीआई की। एनपीसीआई फाउंडेड इन 2008, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, एमडीसीओ है दिल्ली पसवे। तो एनपीसीआई है क्या? द एनपीसीआई इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑपरेटिंग रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया. It is an initiative of RBI and IBA under the provisions of the Payment and Settlement System Act 2007 for creating a robust payment and settlement infrastructure in India. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, बेसिक पॉइंट है। अगर नहीं पता है तो रिवीजन कर लीजिए, याद कर लीजिए, और पता है तो रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में आपको ये याद होने चाहिए किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which country initiated the T+1 settlement cycle in top listed security first in the world? तो विश्व में सबसे पहले शीर्ष सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में T+1 निपटान चक्र किस देश ने शुरू किया है? तो वो किया है चाइना ने। देखते हैं क्या। The SEBI has proposed the introduction of a facility for clearing and settlement of funds and security on T+0 same day and instant settlement cycle on an optional basis. किसने किया है ये? SEBI ने। Settlement in a two-way process which involves the transfer of funds and security on the settlement date. Next point है, a trade settlement is stated to be complete once purchased security of a listed company are delivered to the buyers and the sellers gets the money. SEBI has shortened the settlement cycle to T+3 form, T+5 form in 2002 and subsequently to T+2 in 2003. Currently, the Indian stock market follows the cycle of T+1. The migration to the T+1 cycle came into effect in January 2023. India became the second country in the world to start the T+1 settlement cycle in the top listed security after China. China का क्या है? T+1, ठीक है। In addition to the existing T+1 settlement cycle, a shorter settlement cycle may be introduced as an option. The proposed changes are planned to be implemented in two phases, ठीक है। Phase 1 T+0 settlement cycle, Phase 2 instant settlement cycle और benefits of instant settlement, ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। Benefits क्या है इसके? An instant settlement mechanism would be enable instant receipt of funds and securities with existing payout plus T+1 day. It would be eliminate the risk of settlement shortage since both funds and securities will be required to be available before placing the order. चलेंगे next question पे। IDFC First Bank merger approved by the RBI. Which year did IDFC start out as an infra lender? पूछा गया है कि IDFC First Bank विलय को भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूरी दे दी है।
आईडीएफसी ने किस वर्ष एक बुनियादी ऋणदाता के रूप में अपनी शुरुआत की थी? तो ये पूछा गया है कि आईडीएफसी ने अपनी शुरुआत कब की थी, तो वो की थी 1997 में। कब की थी? 1997। आईडीएफसी एफएचसीएल वुड फर्स्ट मर्ज विद आईडीएफसी एज पार्ट ऑफ द कंपोजिट मर्जर strategy, and then IDFC would become IDFC First Bank Limited. This is in connection with our letter dated July 3, 2023, informing about the decision taken by the Board of Directors of IDFC FHCL, IDFC and IDFC First Bank approving the proposed scheme under Section 232 of the Companies Act 2013. The Companies Comprises Arrangement Amalgamation Rule 2016 and the rules and regulations framed thereunder subject to receipt of various statutory and regulatory approvals. Under the planned reverse merger method, an IDFC shareholder will receive 155 shares for every 100 shares held in the bank. Each share is worth rupees 10 in face value. IDFC originated as an infra lender in 1997. जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है. The RBI granted in its principal approval to establish a bank in April 2014 and in October 2015 it established IDFC Bank when on top licensing began, following which IDFC debts and liabilities were transferred to the bank. ठीक है, ये सारे ही पॉइंट्स आपको यहाँ पर हिंदी में दिए गए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। जिसको जो लैंग्वेज सुटेबल है उस लैंग्वेज में वीडियो को पॉज करके हैं पीडीएफ डाउनलोड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी लैंडिंग ट्रांजेक्शन इन हाउ मेनी डेज व्हाइल द मैक्सिमम पीरियड वुड बी द मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड टू कवर शॉर्ट सेल्स। सरकारी सुरक्षा ऋण, ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लैंडिंग जीएसएल लेन देन की न्यूनतम अवधि कितने दिन है, जबकि अधिकतम अवधि लघु बिक्री को कवर करने के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि क्या होगी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1. The RBI announced new guidelines focused on lending and borrowing practice of government securities. इसका एम क्या है? To deepen the market for security lending and borrowing and enhance the depth and liquidity of the government securities market. This move is expected to help better price discovery. क्या बोला गया है कि आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूति यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की उधार देने उधार लेने की प्रथाओं पर केंद्रित नए दिशा निर्देश की घोषणा की है, जिसका एम है प्रतिभूति ऋण। क्या है इसका एम? मेन जो इसका एम है वो है मार्केट जो प्रतिभूति ऋण और उधार के लिए बाजार को गहरा करना और सरकारी यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाजार की गहराई को तरलता से बढ़ाना। इस कदम से बेहतर मूल्य की खोज करने में मदद मिलने की उम्मीद है। दिस मूव इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प बेटर प्राइस डिस्कवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, When does SEBI extend the deadline for mutual funds and demat account nominations filling? तो SEBI म्यूचुअल फंड और डीमेट खाता नामांकन दाखिल करने की समय सीमा कब बढ़ाता है? कब? तो जून 2024। ठीक है, Capital Market Regulator SEBI has once again extended the deadline for mutual fund and demat account holders and add the name of the beneficiaries or opt out of it till June 30, 2024. Earlier, the deadline for the same was December 31st, 2023. The move is aimed at helping investors to secure their asset and pass them on their legal heirs. ठीक है, ये सारे ही पॉइंट्स हैं हिंदी में। बात कर लेंगे सेबी की। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होनी चाहिए, तो सेबी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। सेबी established in 12th of April 1988 as an executive body and was given statutory powers on 30th of January 1992 through the SEBI Act 1992. ठीक है, कब मिली इसको स्टैट्यूटरी पावर्स? ऑन 30 जनवरी 1992 में। किसके थ्रू? द सेबी एक्ट 1992। ठीक है, हेडक्वार्टर मुंबई। चेयरपर्सन है इसकी वो माधवीपुरी बुच, द फर्स्ट वुमेन टू लीड द सेबी। इंपॉर्टेंट। ठीक है, सेबी इज द रेगुलेटरी बॉडी फॉर सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट्स इन इंडिया अंडर द ओनरशिप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, STP trips were introduced by Bank of Maharashtra in the PM Swanidhi and Digital Mudra scheme. In STP, what does S means? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा PM स्वनिधि और डिजिटल मुद्रा योजनाओं में एक STP यात्रा शुरू की गई है। STP में S का क्या अर्थ है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? STP बोला गया। ठीक है, इसमें S का क्या मतलब है? स्ट्रेट। स्ट्रेट इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, a premier
public sector bank in the country, introduced a comprehensive range of cutting-edge products and service designed to redefine the banking experience. Bank of Maharashtra launched more than 100 innovative products and services across various platforms, including mobile banking, internet banking, WhatsApp banking, credit card services, and digital products. The goal is to redefine the banking experience and meet the evolving needs of customers. बात करेंगे बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, established in 16th of September 1935, पुणे महाराष्ट्र, headquarter MD CEO AS Rajiv, tagline one family one bank. Next question. And India obtains a 932 crore rupees loan from JICA to implement the sustainable development goals. How many aspirational districts and 500 aspirational blocks across the country are expected to be impacted by these projects? Right answer क्या हो जाएगा इसका? पहले बात JICA, क्या फुल फॉर्म है इसका? जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी इज द फुल फॉर्म ऑफ JICA. राइट आंसर इसका हो जाएगा 112. तो JICA फुल फॉर्म जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी हैज फाइनलाइज्ड अ लोन अप्रोक्सीमेटली 932 crore rupees to support sustainable development goals initiative in India. This loan will fund projects overseen by नीति आयोग. ठीक है, बात करेंगे JICA हेडक्वार्टर टोक्यो जापान और इसकी प्रेसिडेंट हैं तनाका अकिहिको. ठीक है, द JICA इज अ गवर्नमेंट एजेंसी दैट डिलीवर्स टू द बल्क ऑफ ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ जापान. नेक्स्ट क्वेश्चन. RBI extends the Bajaj Finance and RBL Bank co-branded credit cards by 1 year. How many years had they originally had a permit from the RBI? तो RBI ने बजाज फाइनेंस और RBL बैंक के सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है. उनके पास मूल रूप से RBI से कितने वर्षों का परमिट था? तो उनके पास कितना था? 2 years का था. ठीक है, 2 years is the right answer. India Central Bank Authority RBI has approved a 1-year extension until 21st December 2024 for the co-branded credit cards offered by Bajaj Finance Limited and RBL Bank Limited. RBI has pointed out serious deficiencies in Bajaj Finance adherence to RBI norms. A further extension from the current 1-year periods is subject to a review. RBL Bank and Bajaj Finance Limited have an long-standing co-brand partnership arrangement which was renewed in December 2021 for 5 years. In 2021, RBL and Bajaj Finance had declared a co-branded partnership agreement for 5 years. They had initially received a 2-year permit from the RBI. Next question. STP trips were introduced by Bank of Maharashtra. ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है ना? बैंक ऑफ महाराष्ट्र इन द PM स्वनिधि एंड डिजिटल मुद्रा स्कीम. चलो डिस्कस कर लेते हैं बस आंसर के साथ. इन STP व्हाट डज S मींस? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्ट्रेट. अभी हमने कुछ ही देर पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था. राइट आंसर इसका हो जाएगा स्ट्रेट. ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है. क्वेश्चन आपको कंटेंट के साथ मिल जाएगा. चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. How many years will the Payment Infrastructure Development Fund be extended for as stated by the RBI? RBI के अनुसार PIDF फुल फॉर्म पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जाएगा? 2 years is the right answer. RBI announced its decision to extend the PIDF for 2 years up to December 31st, 2025. The scheme was operationalized by the RBI in 2021 for 3 years, extendable up to 2 years to encourage deployment of payment acceptance infrastructure in India. It includes physical point of sale terminal, quick response codes in tier 3 to tier 6 centers, northeastern states UTs of Jammu and Kashmir and Ladakh. पर्पस इसका क्या है? टू स्ट्रेंथन द पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रा बाय इंक्लूडिंग 30 लाख टच पॉइंट्स विच इंक्लूड्स 10 लाख फिजिकल एंड 20 लाख डिजिटल पेमेंट डिवाइसेस एवरी ईयर. नेक्स्ट, इंक्लूजन ऑफ PM विश्वकर्मा स्कीम बेनिफिशरीज, एलिजिबिलिटी ऑफ डिवाइस फॉर सब्सिडी, standardized subsidy for special focus area, PIDF corpus, acceptance device expansion goal. ये सारे ही पॉइंट इसमें दिए गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? RBI documents India banks achieve improvement in asset quality that are decade high.
How much percentage did the consolidated balance sheet of SCB grow in 22-23 according to the report? पूछा गया है कि आरबीआई दस्तावेज भारतीय बैंकों ने संपत्ति की गुणवत्ता में दशक उच्च सुधार हासिल किया है। रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में एससीबी की समेकित बैलेंस शीट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो वो है 12.2। The RBI released a report titled Trends and Progress of Banking in India. As per the report, the Indian Scheduled Commercial Bank gross non-performing asset ratio improved in the second quarter of this financial year. According to the report, the consolidated balance sheet of SCB grew by 12.2% in 22-23. ठीक है? The improvement in asset quality is measured by GNPA ratio. The GNPA ratio for scheduled commercial banks dropped to 3.9% at the end of March 2023 and further decreased to 3.2% at the end of September 2023. The agriculture sector has had the highest GNPA ratio while retail loans had the lowest. About 45% reduction in the GNPAs of SCB is due to recoveries and upgrades. ठीक है, ये सारे ही पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं हिंदी में, आप इनको देख सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी मंथ्स हैज द आरबीआई डिसाइडेड टू एक्सटेंड द डेडलाइन फॉर इंप्लीमेंटिंग रिकमेंडेशन फॉर लैंडर रिगार्डिंग पैनल चार्जेस इन लोन अकाउंट्स? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण खातों में दंड शुल्क के संबंध में ऋणदाताओं के लिए सिफारिशों को लागू करने की समय सीमा कितने महीने बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो वो है 3 मंथ्स। ठीक है, द आरबीआई हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द टाइमलाइन फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ गाइडलाइंस फॉर लैंडर्स ऑन पैनल चार्ज in loan accounts by 3 months. ठीक है, in August 2023 the RBI issued fresh guidelines for lenders on panel charges in loan accounts to ensure that panel interest charges is not used as a revenue enhancement tool by them over and above the contracted rate of interest. The central bank's instruction was supposed to come into effect from 1st of January 2024. Accordingly, RES will ensure that the instructions are implemented in respect of all the fresh loans availed from 1st April 2024 onwards. Under the new rules, penalties if charged for non-compliance with the material terms and conditions of the loan contract by the borrower should be treated as a panel charges. These guidelines apply to a range of financial institutions including commercial banks, small finance bank, local area banks, regional rural banks, primary urban cooperative banks, NBFCs and all India financial institutions. ठीक है, ये ही कंटेंट आपको यहाँ पर सारे पॉइंट्स के साथ हिंदी में दिया गया है। आप इसको वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। और इसी के साथ ही हमने जनवरी मंथ का अपना पार्ट 1 कवर किया है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का। इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 भी मैं जल्दी लेके आऊंगी। सारे पार्ट कवर होने के बाद आप नीचे दिए गए लिंक से पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 पूरा कंप्लीट मिलेगा पीडीएफ में, जैसा पढ़ाया गया है क्लास में एज इट इज आपको मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आप लोग मुझसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इंस्टाग्राम @explore.himani, _UK टेलीग्राम और ये फेसबुक और व्हाट्सएप। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।